नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आज एक ऐसे खतरनाक स्मगलर की कहानी है जिसने दुनिया भर के बागियों के हाथ में पकड़ाई AK-47। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई बागी गोली चलाता है और उस गोली पर अगर सरकारी मुहर नहीं लगी होती तो ये मान लिया जाता है कि उस गोली के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है विक्टर बाउट का। विक्टर बाउट उर्फ विक्टर बट उर्फ विक्टर बोरिस और भी ना जाने क्या क्या कितने उर्फ वाला ये शख्स दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है, जो इस वक्त अमेरिका के इलिनोइस की फेडरल जेल में 25 सालों की सजा काट रहा है। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा शख्स है जिसे अपने कानून की हथकड़ियों में जकड़ने के लिए अमेरिका ने पूरे 4 साल इंतजार किया और जब तक उसे अपने यहाँ की बनी हथकड़ियों में जकड़ नहीं लिया तब तक अमेरिकी अधिकारी चैन से नहीं बैठे। इसलिए आज क्राइम की कहानी की श्रृंखला में बात होगी विक्टर बाउट की, उसकी जिंदगी के उन पहलुओं को जिसने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की कतार में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। सवाल उठता है कि विक्टर बाउट कौन है, कहां से आया और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अमेरिका उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया, और इन सबसे बड़ी बात आखिर क्यों इस विक्टर बाउट को दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कहा जाता है। 1990 के दशक में सोवियत मिलिट्री का एक ट्रांसलेटर सोवियत संघ के टूटने के बाद फौज की नौकरी छोड़कर एक कारोबारी बना और उसके हथियारों का कारोबार दुनिया में इस कदर फैला, उसे दुनिया में मर्चेंट ऑफ डेड यानी कि मौत के सौदागर के नाम से एक नई अजीबोगरीब पहचान मिली। यूं तो उसके बारे में किस्से कहानियों की कोई कमी नहीं, लेकिन दुनिया भर के तमाम देशों की चुनी हुई सरकारें इस एक अकेले नाम की वजह से हमेशा थर्राती रहती है और वो ये चाहती है कि ये इंसान कभी भी हथकड़ियों से आजाद ना हो और ना ही कभी जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर ये किसी भी सूरत में आजाद हो गया तो शायद दुनिया में तबाही और बर्बादी का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आज की क्राइम की कहानी उसी विक्टर बाउट की है जिसका नाम सुनकर अब भी अमेरिका को पसीना आ जाता है और चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। हमेशा से रहस्य के पर्दे में रहने वाला विक्टर बाउट असल में कहां पैदा हुआ, इसको लेकर भी दुनिया पूरा सच नहीं जानती, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में मौजूद दस्तावेजों पर यकीन किया जाए तो विक्टर बाउट की पैदाइश आज के तजाकिस्तान की राजधानी ताजिक में 13 फरवरी 1967 को हुई थी, जबकि दक्षिण अफ्रीकी खुफिया विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि वो मूल रूप से यूक्रेन का है। जब उसकी पैदाइश को लेकर इतने सवाल हैं तो उसकी बाकी की जिंदगी के बारे में दुनिया कितना सच जानती होगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। फिर भी जो जानकारियां उसके बारे में दुनिया के अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों के पास दर्ज है, उनके मुताबिक विक्टर बाउट सोवियत संघ के मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से विदेशी भाषा विभाग से ग्रेजुएट है और कॉलेज खत्म होते ही वो मिलिट्री सर्विस में दूरभाषी के तौर पर सोवियत सेना का हिस्सा बन गया। विक्टर बाउट के बारे में कहा जाता है कि वो कम से कम 14 भाषाएं अच्छी तरह से पढ़ सकता है और लिख सकता है। अलबत्ता दुनिया की 6 भाषाएं वो बिना रुके बोल भी सकता है। जिन भाषाओं में वो बोल सकता है उनमें रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, पुर्तगाली और फारसी प्रमुख है। इसके अलावा अगर बाउट की निजी वेबसाइट पर गौर करें तो उसे स्पेनिश भाषा का भी अच्छा खासा ज्ञान है। 12 साल की उम्र से ही उसे नई भाषाओं में बेहद दिलचस्पी है और बाउट की ही वेबसाइट से ही ये भी पता चलता है कि उसने सोवियत सेना में एक दूरभाषी के तौर पर काम किया और उसकी रैंक लेफ्टिनेंट की थी। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही विक्टर बाउट ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक पहुंचने के बाद सेना को छोड़ दिया और अपना खुद का एयर फ्रेट का कारोबार शुरू कर दिया, यानी हवाई रास्ते से माल ढुलाई का कारोबार। हालांकि विक्टर बाउट के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के लिए न सिर्फ ट्रेनिंग ली बल्कि कई ऑपरेशनों में भी हिस्सा लिया। बाउट की निजी वेबसाइट पर दर्ज की गई बातों पर यकीन किया जाए तो सोवियत संघ के टूटने के साथ ही विक्टर ने अफ्रीका में अपने लिए नई जमीन तलाश ली थी और हवा के रास्ते माल ढुलाई का कारोबार शुरू कर दिया था। उस वक्त विक्टर बाउट के पास एंटोनोव NN-8 सीरीज के 4 विमान ही थे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विक्टर ने अफ्रीकी देश अंगोला से अपने कारोबार की शुरुआत की, जहाँ सिर्फ रूसी विमान को ही लैंड करने की इजाजत थी। विक्टर बाउट की कंपनी दुनिया में इकलौती कंपनी थी जो फ्रांस की सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी कंपनियों के लिए फूल फ्रोजन चिकन सप्लाई का काम करती थी। जिस वक्त विक्टर बाउट की एयर सेस कंपनी अफ्रीका के उन देशों में माल सप्लाई का कारोबार कर रही थी जहां संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए थे,
उसी दौर में विक्टर बाउट ने महसूस किया कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में अचानक हथियारों की मांग बढ़ रही है। विक्टर बाउट 1990 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के साथ काम कर चुके थे, लिहाजा उन्हें पता था कि रिबेलियन ग्रुप्स यानी विद्रोही गुटों तक कैसे हथियार पहुंचाए जा सकते थे। हालांकि विक्टर ने इससे पहले कभी ये कोशिश नहीं की थी, मगर रास्ता पता था, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि विक्टर बाउट एक चैनल के जरिए अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के साथ डील को इनकार भी कर चुका था। ये 1994 का साल था। उसके बाद विक्टर बाउट ने अफगानिस्तान में तालिबान से पहले नॉर्दर्न एयरलाइंस को हथियारों की सप्लाई की थी, और नॉर्दर्न एयरलाइंस के कमांडर अहमद शाह मसूद के साथ उनके बेहद निजी ताल्लुक बन गए थे। इसी बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भनक लग चुकी थी कि नॉर्दर्न एयरलाइंस को हथियारों की सप्लाई करने वाला कोई सोवियत संघ का ही कारोबारी है, क्योंकि CIA की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में मिले हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए जिस कंपनी का जिक्र किया गया था वो विक्टर बाउट की ही कंपनी एयरसेस थी। लेकिन साल 2000 में विक्टर बाउट का नाम पहली बार संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि साल 1996 से 1998 तक बुल्गारिया की कंपनी के बने हथियारों की स्मगलिंग की जा रही है, और इस स्मगलिंग के लिए कोई और नहीं बल्कि विक्टर बाउट और उसकी कंपनी ही जिम्मेदार है। और जिन हथियारों की सप्लाई विक्टर बाउट कर रहा है उसका इस्तेमाल अंगोला के विद्रोही गुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां गृह युद्ध के हालत बन गए हैं। इसके बाद विक्टर बाउट का नाम तेजी से लाइबेरिया के गृह युद्ध के समय उछला, क्योंकि कहा जाने लगा कि लाइबेरिया तक पहुंचे तमाम हथियार किसी और ने नहीं विक्टर बाउट के जरिए ही लाए गए हैं, जिन हथियारों ने लाइबेरिया के गृह युद्ध को खूनी गृह युद्ध में बदल दिया था। इसके बाद तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां विक्टर बाउट के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उसकी पूरी कुंडली ही निकाल दी गई। CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि युगोस्लाविया में हुए जंग के दौरान भी विक्टर बाउट ने ही हथियारों की सप्लाई की थी। CIA की रिपोर्ट कहती है कि विक्टर बाउट ही वो शख्स था जिसने बोस्निया और हर्जेगोविना सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूर्व रक्षा मंत्री हसन कैनेयाक के साथ मिलकर इस पूरे विद्रोह को खाद पानी दी और हथियारों की सप्लाई कम नहीं पड़ने दी, जिससे बोस्निया और हर्जेगोविना को अलग देश बनने में मदद मिली। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर बाउट और हसन कैनेयाक की मुलाकात 90 के दशक में तेहरान में हुई थी, और तब से ये सारी खिचड़ी पकनी शुरू हुई थी। अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बोस्निया के उस अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें हसन कैनेयाक को विक्टर बाउट का कारोबारी साझेदार लिखा गया था। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि मई 2006 में बोस्निया से इराक जाते समय करीब 2 लाख AK-47 राइफल लापता हो गई थी, जो इत्तेफाक से विक्टर बाउट की एयर सर्विस सेस के जरिए भेजी जा रही थी। साल 2001 में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने धावा बोला था, उस समय विक्टर बाउट मैक्सिको में नजर आया था, और अमेरिका के इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया गया था कि उसकी कंपनी के जहाजों ने अफगानिस्तान की लगातार उड़ान भरी, मगर उसका अलकायदा और तालिबान के साथ कोई लेना देना नहीं। ये वही दौर था जब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि अफगानिस्तान में विद्रोही गुट यानी नॉर्दर्न एयरलाइंस को हथियारों की सप्लाई किसी और ने नहीं बल्कि विक्टर बाउट ने ही पहुंचाई थी। इसके बाद तो विक्टर बाउट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर बाउट ने अफगानिस्तान के तमाम विद्रोही गुट और आतंकी गुटों को बेहिसाब हथियारों की सप्लाई की, यहां तक कि अफगानिस्तान में जिस वक्त अमेरिकी फौज वहां तालिबान और आतंकियों के साथ जूझ रही थी, उस दौर में भी अलकायदा ने यह बात साफ कर दी थी कि अफगानिस्तान का सारा सोना और सारी नकदी देश के बाहर विक्टर बाउट के जरिए ही निकलती है। साल 2000 के बाद तो विक्टर बाउट करीब करीब बेलगाम हो गया और उसने अफ्रीका के तमाम विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। इतना ही नहीं, सीरियाई मूल के रिचर्ड सिचाकली के साथ मिलकर तजाकिस्तान में समर एयरलाइन के नाम से कंपनी खोली, जिसकी आड़ में वो सरकार विरोधी ताकतों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने लगा। कांगो में हुए दूसरे युद्ध के दौरान हथियारों के इस सौदागर ने जमकर हथियारों की सप्लाई की, जिससे कई हफ्तों तक कांगो में खूनी खेल चलता रहा और आखिर में विद्रोहियों ने कांगो को 2 हिस्सों में तोड़कर ही दम लिया। इस दौर में विक्टर बाउट की हथियार सप्लाई का आलम यह था कि उसने कम से कम 300 से ज्यादा नए कर्मचारियों की भर्ती की और 40 से 60 नए जहाज खरीदे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की उस रिपोर्ट ने दुनिया को तब पूरी तरह से चौंका दिया जब 2002 में रिपोर्ट में कहा गया कि विक्टर बाउट ने केनिया को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की भी सप्लाई की थी, जिसका इस्तेमाल केनिया ने इजराइल के उस विमान को निशाना बनाकर किया था जिसने 2002 में नैरोबी से उड़ान भरी थी।
2006 में लेबनान युद्ध के समय विक्टर बाउट को हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के साथ मीटिंग करते देखा गया था। कुछ रिपोर्ट का यह भी दावा है कि जिस वक्त हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी उस वक्त विक्टर बाउट मॉस्को में था। इसके बाद विक्टर बाउट को लीबिया में भी देखा गया, जहां लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह तेजी से भड़क रहा था और 2011 आते आते मोहम्मद गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने 2003 में इस बात के संकेत दे दिए थे कि विक्टर बाउट इन दिनों लीबिया के चक्कर लगा रहा है और लगातार लीबिया की खुफिया एजेंसी के प्रमुख मूसा खान से मुलाकात कर रहा है। जाहिर है कि बेमतलब के तो विक्टर बाउट कहीं नहीं जाता और उसके बाद के ही सालों में लीबिया में विद्रोह भड़का था। विक्टर बाउट कहीं भी टिककर नहीं रहता था। वो लगातार एक देश से दूसरे देश घूम रहा था, नई नई कंपनियां खोल रहा था, नए नए जहाजों को खरीदकर अपने कारोबार को बढ़ा रहा था। लिहाजा अमेरिकी और दुनिया की दूसरी एजेंसियों को उसके खिलाफ मामला दर्ज करने में दिक्कत हो रही थी। माना जा रहा है कि साल 2000 से लेकर 2007 तक विक्टर बाउट बेल्जियम, लेबनान, रवांडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में अपने ठिकाने बनाता रहा और इन्हीं देशों में उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया। इनमें से दक्षिण अफ्रीका और यूएई को छोड़कर बाकी सभी देशों में जमकर विद्रोही गुटों की खूनी हरकतें होती रही और दुनिया इंसानियत को लहूलुहान होती देखती रही। 6 मार्च 2008 को विक्टर बाउट थाईलैंड में बैंकॉक में रॉयल थाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस समय तक विक्टर बाउट के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था, जिससे थाईलैंड की पुलिस अलर्ट थी। थाईलैंड को अरब अमीरात से एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी जिसके मुताबिक विक्टर बाउट थाईलैंड में दुनिया के कुछ नामी आतंकी संगठनों के आकाओं के साथ मुलाकात करने वाला था। इसी बीच कोलंबिया के विद्रोही गुट के नेता की शक्ल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एक एजेंट ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके विक्टर बाउट के मुंह से सच्चाई उगलवा ली थी। उस स्टिंग ऑपरेशन में विक्टर बाउट कोलंबिया के विद्रोही गुट FARC को हथियारों की सप्लाई करने के लिए राजी हो गया था, जिसके आधार पर अमेरिका ने थाईलैंड सरकार से विक्टर बाउट की कानूनी हिरासत मांग ली और फरवरी 2009 में थाईलैंड सरकार ने तमाम कायदे कानून के तहत विक्टर बाउट को अमेरिका के हवाले कर दिया। उसके बाद से ही विक्टर बाउट अमेरिका के कानून की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। नवंबर 2011 में मैनहट्टन की जूरी ने अमेरिकी कानून के तहत विक्टर बाउट को अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने का दोषी पाया और अप्रैल 2012 को विक्टर बाउट को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका में हथियारों की सप्लाई की साजिश रचने के लिए कम से कम इतनी ही सजा मिल सकती है। बाउट पर यही इल्जाम लगा कि उसने अमेरिकी नागरिकों की हत्या के लिए हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि विक्टर बाउट ने अपनी सजा के खिलाफ इस तर्क के साथ आवाज उठाई कि अमेरिका में हथियारों का खुला बाजार है, इस लिहाजे से वहां हथियार बेचने वाले हर एक दुकानदार को सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उसकी दलील सुनी नहीं गई। विक्टर बाउट के बारे में एक बात और भी ज्यादा मशहूर है। इन दिनों दुनिया भर की जेलों में जो सबसे अमीर लोग बंद हैं, उनमें भी विक्टर बाउट का नाम सबसे ऊपर की कतार में लिखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक विक्टर बाउट ने हथियारों की स्मगलिंग से करीब 6 अरब डॉलर की दौलत इकट्ठा की है। इसी बीच साल 2020 में रूस ने इस संभावना को तलाशना शुरू कर दिया कि कैदियों की अदला बदली के रूप में क्या विक्टर बाउट को अमेरिकी जेल से रूस लाया जा सकता है, क्योंकि रूस इस बात के लिए राजी हो गया था कि विक्टर बाउट के बदले वो एक अमेरिकी मरीन पाल वेलन को छोड़ सकता है। फिलहाल तो रूस का ये प्रस्ताव अमेरिका ठुकरा चुका है, क्योंकि अब इस मामले ने सियासत की दहलीज पर कदम रख दिया है। अमेरिका के एक लेखक हैं निक कोहेन, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था द वॉशिंग मशीन। उसी उपन्यास का एक चैप्टर है मर्चेंट ऑफ डेड यानी मौत का सौदागर। इस चैप्टर में लेखन ने विक्टर बाउट के तमाम काले कारनामों और उसकी निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं को रखा है। इसी पहलू को लेकर अमेरिका के हॉलीवुड ने साल 2005 में एक फिल्म बनाई थी लॉर्ड ऑफ वार। इसके अलावा अमेरिका में 2015 में एक सीरियल भी तैयार किया गया था मैन हंट किलर ऑफ कैप्चर। बहरहाल मौत के सौदागर के नाम से मशहूर हो चुका विक्टर बाउट दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का स्मगलर माना जाता है और इस वक्त वो अमेरिका की जेल में है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।